तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत आपसे सर मौजूद होंगे, जो कि सीनियर वीपी रिसर्च है मेहता इक्विटीज़ की। उनसे तो हम चर्चा करेंगे ही लेकिन उससे पहले जरा कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आंकड़ों के लिहाज से पहले एफआईडीआई का आंकड़ा, कल के सत्र में एफआईज फिर से बेच के गए और बेच कर भी छोटा मोटा नहीं गए। 3263 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी। सामने डीआईसी खरीदारी जारी है, 5283 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईसी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी। बाकी ग्लोबल मार्केट के संकेत भी वीक है, तो वो भी आप समझ लीजिए कि हर तरफ के संकेत वीक साइड पे आ रहे हैं। डाउ करीब 1% नीचे, शंघाई करीब फ्लैट टू नेगेटिव, हैंगसेंग 1% 1.5% नीचे, निकेई 2% नीचे, कोस्पी 3% नीचे कामकाज कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट एक्यूज भी आज वीक साइड पर है, जो कि भारतीय बाजारों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो चलने वाले शेयर है वो है आरती इंडस्ट्री, नंबर्स के बाद 7% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, प्रिकॉल 4.5% ऊपर, सीसीएल प्रोडक्ट कल की फॉलो अप बाइंग 4.5% ऊपर, और जीपीपीएल करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में अगर आज कहीं से प्रेशर आ रहा है तो वो है नंबर्स का इंपैक्ट। एम्बर एंटरप्राइजेस वीक नंबर 14% नीचे, जेके लक्ष्मी 5.5% नीचे, सिम्फनी 5.5% नीचे, जीएमएम फॉडलर नंबर इतने खराब नहीं थे लेकिन 5% नीचे, और एमटार टेक लगातार दूसरे दिन फॉलो अप सेलिंग नंबर्स के बाद 5% नीचे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, इन सब आंकड़ों के बीच अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। हमारे साथ प्रशांत सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पूरे स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, आपकी मुस्कान, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा, देखने लायक दिख रहा है इस समय बाजार में। क्या देख रहे हो सर मार्केट्स को? क्योंकि बाजार के अंदर जो सिचुएशन पिछले 2 दिन से आई है, ऐसा लग रहा है कि एक नए राउंड ऑफ सेलिंग मार्केट ने स्टार्ट की है, और जो वो छुट्टी लेना ही पाप हो गया, उसके बाद से बाजार ने बिकवाली दिखा दी हैवीली। सो 2 दिन का मार्केट और पिछले पूरे हफ्ते के मार्केट में ज़मीन आसमान का अंतर है। पिछले 2 दिनों में सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज हो रहा है, बाकी इंडेक्स वहीं का वहीं खड़ा है। कैसे देख रहे हो बाजार को इस समय? गुड मॉर्निंग सुमित जी। आपने सही बताया कि लास्ट 1 वीक से या लास्ट 2 दिन से मार्केट्स में हर एक ऑल्टरनेट स्टॉक्स में रेड कलर का ही सिग्नल दिख रहा है। मेजरली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अजम्पशन था कि Q2 अर्निंग्स विल बी बेटर देन Q1 अर्निंग्स, वहां पे थोड़ा सा कंजम्पशन स्टोरी पे जो हर्ट हुआ है, जिस तरीके से अंबर एंटरप्राइज हो, सिम्फोनी हो, ईपैक ड्यूरेबल्स हो, बहुत सारे स्टॉक्स में जो कंजम्पशन स्टोरी बिल्टअप हो रहा था वो फेल हो चुका है। द नंबर्स आर नॉट सो गुड। मतलब एसी सेल्स देखो या टू व्हीलर में जो हीरो होंडा का सेल्स देखो, वहां पे थोड़ा सा मार्केट्स में कंसर्न राइज हो चुका है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्टोरी जो अजम्पशन लेके बैठे थे वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है। तो सेकंड अगेन, जिस तरीके से इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला है वो तारीख पे तारीख या अपडेट्स आने के लिए वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो मार्केट्स थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहे हैं। अगर ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि मिस्टर मोदी इज ए वेरी ग्रेट पर्सन, नाइस पर्सन, तो बट ये जो डील साइन क्यों नहीं हो रहा है, ये कंसर्न मार्केट्स के लिए ओवरऑल वो भी एक हर्ट कर रहा है। सेकंड थर्ड अगेन पॉइंट, अगेन एफआईएस का अगर जो सेलिंग प्रेशर देखोगे तो फिर से हार्ड हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 2000 3000 4000 करोड़ के आसपास एवरीडे सेलिंग आ रही है, तो वो भी एक कंसर्न है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। तो सेटअप जो है टेक्निकल पैरामीटर्स में भी नेगेटिव कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये 21 डे डीएमआई को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, तो आई थिंक नाउ मार्केट्स आर हेडिंग टुवर्ड्स 25,200 और 25,100, ये लेवल तक आके मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए। बट अगेन जो भी ग्लोबल हेडलाइंस हैं, जो भी लोकल हेडलाइंस हैं, नॉट टुवर्ड्स गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स। तो मेरे लिए अभी भी सेल ऑन राइज या कॉशियस आउटलुक रहेगा ये वीकेंड के लिए। तो प्रशांत सर एक बात बताओ, अभी के लिए बाजार का कंसर्न जो पिछले 2 दिन की सेलिंग आई है, इसमें बाजार का कंसर्न क्या देख रहे हो आप? क्या टैरिफ जिसको बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा है, एक, क्या एफआईएस की बिकवाली जो रुकी नहीं अभी तक एक बार भी, क्या जो Q2 के नंबर्स हैं उनमें कन्विक्शन की कमी होना, या आप ये कह लो कि बहुत महंगे वैल्यूएशन देखिए। कल आप NSE 500 की कोई भी 10 कंपनियां उठा लो, सभी 100 के ऊपर कामकाज कर रही थी, जिनमें 10% का फॉल था। सो क्या है महंगे वैल्यूएशन जो बाजार देख रहा है? देखो, मैं थोड़ा सा वेटेज Q2 अर्निंग्स पे दे रहा हूँ। मुझे लगता है जिस तरीके से हाई होप्स में Q2 अर्निंग्स का सीजन चालू हुआ था, वो थोड़ा सा फेज आउट हो रहा है। जिस तरीके से कंज्यूमर ड्रिवन कंपनियां जैसे हीरो होंडा हो, सिम्फनी हो, एसी कंपनियां हो, वो सब चीजों के नंबर्स ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, बहुत ग्रेजुअली फॉल आ रहे हैं। मतलब 30 40 50% अगर सेल्स और एबिटा गिर रहा है तो वो एक बड़ा कंसर्न होता है, जब तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी में। जिस तरीके से जीएसटी कट के बाद ओवरऑल फुल मार्केट से एक बार जोश आ गया था कि कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज विल डू वेरी वेल अदर देन ऑटो कंपनीज। जिस तरीके से टाटा मोटर्स के सेल, मारुति के सेल या आयशर मोटर्स के सेल है, only auto companies have done well. Other than this, all the consumer
ड्रिवन कंपनीज आर नॉट डूइंग सो वेल। तो ये एक मेरा फर्स्ट वेटेज जो रहेगा उस पर रहेगा। सेकंड, कंटिन्यूस एफआईआई सेलिंग, डिस्पाइट कि पूरा दुनिया जानता है कि थोड़े दिनों में या थोड़े वीक्स में इंडिया यूएस का डील साइन होने वाला है, इसके ऊपर भी अगर एफआईआई का सेलिंग प्रेशर, वो भी फ्यूचर में भी सेलिंग कर रही है और इवन कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रही है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न राइज हो रहा है। दैट इज द वरी फॉर द ओवरऑल मार्केट। थर्ड, अपना आईपीओ मार्केट, इतने सारे आईपीओ से इतने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, वहां पे मतलब लोगों का लिक्विडिटी पुश हो रहा है। जिस तरीके से इंडियन सेकेंडरी मार्केट में जो मिस आउट है आरओआई, जो मतलब छोटे मोटे रिटर्न्स निकलते हैं, वो शायद इन्वेस्टर्स लुकआउट कर रहे हैं फॉर आईपीओ, तो वो थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच कर रहा है। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप है, यहाँ पर ऑलरेडी बीटन डाउन था ये इंडेक्स, कुछ स्टॉक तो बहुत ही बुरी तरह बीटन डाउन थे, और वहाँ पर भी नई राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है। सो ऐसा क्या हो रहा है, क्या अब तक बाजार जो पीई देख रहा था वो पीई को छोड़ के सिर्फ पीईजी देखने लग गया क्या? ऑब्वियसली यस, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर, अर्निंग्स मैटर्स अ लॉट। जब तक अर्निंग्स विजिबिलिटी नहीं है तो कोई भी पी जो है वो हाई वैल्यूएशन पे टिक नहीं पाएगा। जब तक ये अर्निंग ग्रोथ, जब तक विजिबिलिटी है, एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो आई थिंक वो एक मेजर फैक्टर बन जाता है जब एक कंपनी जो भी हाई पी वैल्यूएशन में खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक द ग्रोथ इज ए फैक्टर ऑफ कंसर्न। तो अब आता है, अगर अर्निंग की बात हो रही है तो ऐसा क्या हो रहा है प्राइमरी मार्केट में जहां पर अर्निंग नहीं है लेकिन फिर भी लोग लाइन लगा के शेयर लेने में लगे हुए हैं? कई आईपीओ हाल में देख ही लिया हमने, हैवी वैल्यूएशन पर आ रहा है, फिर भी पब्लिक लाइन लगा कर उसको लेने में तैयार है। 23 गुना, 24 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं। लिस्टिंग हालांकि सबकी बेकार हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन ये भीड़ का जो हिस्सा है इसको आप कैसे फिर रीड करोगे? देखो, लोग सेकेंडरी मार्केट में पैसा बन नहीं रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे भी पैसा नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है। देखो, जिस तरीके से ओखला इंडिया ऑलमोस्ट 48 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुआ था, लिस्टिंग फ्लैट हुआ, आज लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छे अच्छे कंपनियां भी आज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेंसकार्ट का जो आईपीओ जो मतलब कल बंद हुआ, उसका जो जीएमपी 18-20% था, आज की तारीख में 5-7-8% के आसपास आ चुका है। तो देर इज ए नो कंसर्न ऑफ मेकिंग आरओआई, और जो इन्वेस्टर्स हैं यहां से वहां से यहाँ पूरा पुश आउट कर रहे हैं बिकॉज रिस्क है। चलिए, अब आते जरा बाकी क्यूज के ऊपर। ये बातचीत में आगे बढ़ गए थे। पहले तो ग्लोबल क्यूज में सबसे पहले ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट आया कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, अगले साल वो भारत को विजिट करेंगे लेकिन डील नहीं करेंगे। मतलब ये सब कुछ है, अब मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस डील नहीं करूंगा। इस बात को आप कैसे देख रहे हो? एक दूसरा, एक बहुत बड़ा जो अभी तो बहुत छोटा है लेकिन कंसर्न रेज हो रहा है कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एआई रिलेटेड कंपनीज में एक्सपोजर है, उनको बस्ट आउट किया जा रहा है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखो, पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लास्ट जनवरी फरवरी से ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे इंडियन मार्केट्स बहुत आइदर वे रिएक्ट कर रहा था। मतलब जब भी ट्रम्प साहब कुछ इंडिया के बारे में बताते हैं तो पॉजिटिवली, तो इंडियन मार्केट 100-200 पॉइंट्स पुश आउट कर जाता था, जिस तरीके से सेंटिमेंटली यहाँ पे पॉजिटिव लेते थे। बट आजकल देखो, लास्ट एक महीने से एवरी वीकेंड फैक्टर में ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। मोदी जी मेरे अच्छे खास दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत सारी चीजें वो मारते हैं, बट इंडियन मार्केट उसको रिएक्ट करने के लिए बंद कर चुके हैं। बिकॉज हमने देख चुके हैं कि मतलब वो जो बोलते हैं वो एक्चुअल में रियल डील में हो या रियल जो कंसर्न है, जो 25+25 जो अपना टैरिफ प्लान है उसके ऊपर जो टैरिफ लगाए हुए हैं, वो कुछ ना उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर कल के स्टेटमेंट को आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो उन्होंने बताया कि इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। अगर हम लोग स्टॉप बाइंग उसको अगर समझ में आ रहा है तो ही कैन से कि अगर वो स्टॉप कर रहे हैं तो इमीडिएटली इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो 25 बेसिस पॉइंट हमने 25% जो लगाए थे क्रूड ऑयल के चक्कर में, मैं वो कम कर रहा हूँ, वो तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एवरी वीकेंड ही इज प्लेइंग विद दिस ओवरऑल एशियन मार्केट्स इंडियन के साथ, तो इंडियन मार्केट उसको रिएक्ट करना ऑलमोस्ट बंद कर चुका है। सेकेंड चीज आपने जो बताया था वो क्या पॉइंट था? कि जितनी भी एआई रिलेटेड कंपनीज में एक्सपोजर है बैंक्स का, वहां पर बिकवाली आ रही है। आप देखो ना, जापान के ज्यादातर सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसीलिए तोड़े गए। यहाँ क्या रीड करें? देखो, ग्लोबली एआई इज ए न्यू टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से हमने आईटी एज ए इंटरनेट जो बबल था 2004 के आसपास, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जो पीक गए थे हम लोग एआई में भी एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग। आप देखो फॉर एग्जांपल अनंत राज जो एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो भी उसने भी डाटा सेंटर और एआई में इन्वेस्ट कर चुके हैं। बहुत सारे इंडियन अभी भी उतने खास इन्वेस्टेड नहीं है, बट ग्लोबली यूएस मार्केट्स में हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, दे हैव इन्वेस्टेड टू मच इन दी एआई एज ए टेक्नोलॉजी। बट अगेन उसका रिटर्न क्या है, उसका पे बैक क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसको कितना इकोनॉमी में इफेक्ट आएगा, उसका रिटर्न कैसे सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंपनी ग्रोथ के लिए, ये अभी भी
थोड़े कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यस, अगर हाइक पे केपेक्स जो कंपनी एआई में कर रहा है, अगर वो बैंकों में अगर उसका इमीडिएट रिटर्न या कुछ आता नहीं है, तो दीज गाइस विल ऑब्वियसली बर्स्ट लाइक एनीथिंग। तो इंडियन मार्केट में भी देखो, जो कंपनी एआई में जाने वाला है वो या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनमें भी ऑलरेडी लास्ट 15 दिनों में 15-20% नीचे स्टॉक गिर चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ए बबल, ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ नॉइसेंस, इंडिया में भी होगा, ग्लोबल में भी होगा, बट इंडियन मार्केट उतना खास ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है जिस तरीके से यूएस और जापान ने किया हुआ है। ओके, ये हुआ ग्लोबल साइड पर। अब आते जरा डोमेस्टिक साइड पर। एफआईआई का नंबर वापस सेल ऑफ की तरफ पड़ चुका है और बीच में कुछ कुछ दिन के लिए वो थोड़ा बहुत खरीदारी करके गए, लेकिन जो बिकवाली हो रही उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। कल के सत्र में ब्रॉडर मार्केट से बिकवाली और साथ साथ एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा दोनों ही इंडिकेट करता है कि एफआईआई ने हेविली प्रॉफिट बुक किए होंगे कैश मार्केट की कंपनियों में। आज भी उम्मीद लगा रहे हैं क्या ऐसी कुछ? ऑब्वियसली आई थिंक 2-3 हजार करोड़ के आसपास अभी भी सेलिंग आना चाहिए आज की तारीख में भी। देखो, उनके पास भी दो कंसर्न है। एक तो अर्निंग ग्रोथ का विजिबिलिटी थोड़ा फेज आउट होने जा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग अभी 70% रिजल्ट सीजन में आ चुके हैं। अभी तक के जो नंबर्स आप देखोगे उसमें कुछ न्यूट्रल टू न्यूट्रल या पॉजिटिव ही नंबर्स आए। कोई ऐसे सरप्राइजली सपोर्टेड बाय रिफॉर्म्स या सपोर्टेड बाय एनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस या कुछ भी ऐसे कुछ अच्छा खासा कुछ बाहर आया नहीं है। तो दे आर सेइंग कि इंडिया स्टिल बिहाइंड द अर्निंग ग्रोथ कंजम्पशन स्टोरी। सेकेंड, अगेन जिस तरीके से ट्रेड डील के ऊपर जो बातें लास्ट 3-4 महीने से हो रहे हैं, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि जैसे कि इंडिया भी अपने पॉइंट्स रख के, यूएस ने भी अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं, जहां पे दोनों डिस्कशन कर रहे हैं बट कोई चीज सेटलमेंट हो नहीं रही। तो नियर टर्म अनसर्टेनिटी पे एफआईआईस आर टेकिंग दिस एडवांटेज ऑफ कीपिंग ए सेल पोजीशन, और वो एवरीडे बढ़ा रहे हैं। मतलब एफएनओ भी बढ़ा रहे हैं और इवन कैश में बढ़ा रहे हैं। कैश में सेलिंग प्रेशर बढ़ाने का एक ही रीजन है, फिजलिंग आउट ऑफ द अर्निंग ग्रोथ, और एफएनओ में ये कर रहे हैं कि नियर टर्म में कोई डील होने वाला नहीं है, इट्स अनसर्टेनिटी एंड देयर विल बी समथिंग सरप्राइज आल्सो, सो दैट इज दे आर सेलिंग देयर पोजीशन इन फ्यूचर आल्सो। अब आते हैं इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले आता है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में एक बढ़िया तेजी, नंबर्स आए, नंबर्स रोबस्ट, शेयर नया ऑल टाइम हाई, और साथ साथ सिंगटेल की तरफ से एक और ब्लॉक डील। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हर तेजी में प्रमोटर इनकैश करने चले आ रहे हैं? देखो सर, एंड ऑफ द डे ऐसे मार्केट्स में अगर कंपनी बहुत अच्छा स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है और कोई ग्रुप कंपनी या फॉरेन कंपनी उसको कैश आउट करना चाहता है, तो हम लोग उसको मना नहीं कर सकते, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन आल्सो। बट आप ये भी देखो, ये ब्लॉक डील में आगे किसने लिया है? देयर आर लॉट ऑफ बिग म्यूचुअल फंड्स हु हैव बॉट दिस स्टेक इन द मार्केट टुडे। तो एज ए बिजनेस वेरी स्ट्रांग, आपने क्वार्टरली नंबर्स देखे होंगे, लास्ट ईयर नंबर्स देखे होंगे, और लास्ट अगर वाईओवाई या क्वार्टर नंबर्स देखते हो तो भारतीय एयरटेल का आरपू बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। आई थिंक 256 के आसपास उनका ये क्वार्टर का आरपू आया हुआ है, एंड आई फील 275-280 कैन बी आरपू फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स अगेन। तो ओवरऑल मैं बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर पे, ये बिजनेस मॉडल पे, और स्ट्रांगली वो लोग जो एक टेलीकॉम बिजनेस छोड़ के अदर बिजनेसेस लाइक क्लाउड बिजनेसेस या एंटरप्राइज बिजनेसेस पे बहुत स्ट्रांगली सेटअप कर रहे हैं। यस, देखो जिस तरीके से इंडिगो में भी हर 6 महीने में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर प्रमोटर से आता है, तो भारतीय एयरटेल में भी वो एक्सपेक्टेड है, बट इट इज ऑन द बेटर ग्राउंड्स। तो भारती एयरटेल ब्लॉक डील का ओवरहैंग है, 4.5% नीचे आज स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। कई सारे नंबर्स इतने खराब नहीं आए प्रशांत जी, जितना बाजार उसको बुरी तरह तोड़ रहा है। आप देखो, लुपिन का नंबर खराब तो नहीं कहूँगा किसी भी पैरामीटर में, इनफैक्ट कई लोग तो एक्सेप्शनल नंबर बोल रहे थे। इवन अपोलो हॉस्पिटल अनुमान से बेटर नंबर आए हैं, बेहतरीन गाइडेंस भी दी है, लेकिन स्टिल स्टॉक में रिएक्शन उस तरह का नहीं है। सो इनको आप कैसे रीड कर रहे हो, जो ये अपोलो हॉस्पिटल, लुपिन या बढ़िया नंबर देने वाली कंपनियां? देखो, लुपिन और अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स ऑब्वियसली यस, मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। आई थिंक अगर मार्केट का मूड अगर आज अच्छा होता या एफआईआईएस का सेलिंग कंटिन्यूसली नहीं होता, ये जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है लास्ट 7-8 दिनों से, जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर चल रहा है, इवन अच्छे रिजल्ट्स वालों को भी वो रिएक्शन मिल नहीं रहा है। अगर आप सोचो आज की तारीख में अगर मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव 100 पॉइंट्स होता, तो शायद लुपिन और मिस्टर अपोलो वुड हैव बीन अप बाय 3-5% एटलीस्ट। सो मार्केट मूड भी एक रीजन बोल सकते हो, या एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज भी बोल सकते हो। जिस तरीके से लुपिन अगर देखेंगे, LUPIN, लुपिन आप देखोगे तो लास्ट 10 दिन में ये स्टॉक ने 1900 से लेके 2000 तक ट्रैवल किया है। आई थिंक वो जो ट्रैवल है ऑन द बैक ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ गुड नंबर्स, तो शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग एक अटेम्प्ट मैं बोल सकता हूँ लुपिन में। अगेन मार्केट्स अच्छे होते हैं तो शायद ये पॉजिटिवली शायद 3-4% ट्रेड हो सकते थे। लेकिन आप नंबर को लेकर कंफर्टेबल, राइट? ऑब्वियसली यस, जिस तरीके से मैं भी जब लुपिन के नंबर्स देख रहा हूँ, एबिटा मार्जिन्स हैव गॉन टू द बेस्ट इन लास्ट 12 क्वार्टर्स। मतलब मैं सितंबर 2022 से देख रहा हूँ,
आज के तारीख में 33% एबिटा मार्जिन उसने कभी भी ये इसके आसपास भी नहीं रहा है। लास्ट टाइम इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 28% के आसपास एबिटा मार्जिन थे, आज की तारीख में 33% है। और जो उन्होंने प्रॉफिट्स किए हैं 1500 के आसपास, तो आई थिंक इट हैज बीन डबल्ड, ऑलमोस्ट डबल फॉर YOY। तो नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक वन टाइम इफेक्ट भी कुछ हो सकते हैं इसके अंदर, बट अगेन मार्केट मूड खराब थे इसलिए 2% के आसपास स्टिल लटका हुआ है। तो मार्केट मूड थोड़ा ख़राब है इसलिए ज़्यादा बिकवाली है, लेकिन हाँ एक्चुअल नंबर इनके सही में काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। तो ये एक बड़ी बात जिन पे नंबर्स के लिहाज से एटलीस्ट आप लुपिन को और अपोलो हॉस्पिटल को देख सकते हैं। कुछ और नंबर्स की बात करें तो एक अमर राजा एनर्जी को और देखो, नंबर्स इनके मिक्स हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। सो ये उस कैटेगरी में स्टॉक है जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ है और अभी भी नंबर उस तरह के नहीं आ रहे कि आज के वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर पाए। इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखो लास्ट 3 क्वार्टर से इनके जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है बहुत फ्लैट है। अगर इसको आप YOY देखते हो तो ठीक ठाक है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट से भी थोड़ा सा न्यूट्रल बोल सकता हूँ। बट जिस तरीके से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है फ्रॉम लास्ट दिसंबर टिल नाउ, मतलब ऑलमोस्ट अभी ये दिसंबर आया तो 1 साल हो जाएगा, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 DMI या 50 डे DMI इनके दोनों के चक्कर में ही ये फंसा हुआ है। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ थोड़े से मिस हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है, बट मार्जिन जो एबिटा है वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है। अदर इनकम भी 150 करोड़ के आसपास आया हुआ है, इसके रीजन ये इसका प्रॉफिट्स अच्छा दिख रहा है मुझे नीचे में, बट ओवरऑल दी सेंटिमेंट्स आर न्यूट्रल टू नेगेटिव। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पेसिफिक अब आता हूँ जरा कुछ सेक्टर्स के ऊपर। पिछली बार PSU बैंक पे हमारी बात हुई थी जो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं और अच्छी वैल्यू थी, चला भी। और दूसरी तरफ है IT जो ऑलरेडी टूटे पड़े हैं। सो यहाँ क्या करें, क्योंकि अब पहले तो IT वैसे नहीं चला, अब नैस्डैक टूटना शुरू हो गया तो साथ में टूट रहा है, तो जो चीज़ चली नहीं वो और टूटनी शुरू हो गई। क्या किया जाए इन दोनों में? देखो अभी भी एक डिपेंडेबल फैक्टर रहा है IT के लिए, निफ्टी IT एज ए इंडेक्स में। लेट मी प्लॉट इट। ऑब्वियसली यस, अभी भी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। लास्ट 1 वीक लास्ट फ्राइडे से रेफर देखते हैं तो आज की तारीख में नीचे ही है, ऑलमोस्ट 3 to 5%। देखो सेंटिमेंट्स अभी भी ग्लोबली खराबी है, वहां पे अभी भी जो सेंटिमेंट्स जो क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे IT स्पेंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस अभी भी हैं। जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इंडियन कंपनीज के, वो अभी भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब का जो भी टैरिफ इम्पैक्ट आएगा उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हम लोग कितना IT स्पेंडिंग में बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। तो वो एक कंसर्न है ही है, बट अगेन आई थिंक डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। मतलब लास्ट टाइम जो बात हुई थी उससे अगर मैं 5% आज के हिसाब से मैं डाउन देखूंगा तो मतलब यहाँ पे आसपास सेटल हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 34,000 के आसपास ये IT इंडेक्स ओवरऑल सपोर्ट लेना चाहिए और ओवर सोल्ड में जाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से IT एज ए इंडेक्स से किसी को लेना है तो ETF लेना चाहिए IT का। आई थिंक दैट वुड बी ए बेटर प्ले, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज वी आर इनटू अर्निंग सीजन। किसी के अच्छे हैं किसी के अच्छे नहीं है, तो वहां पे बेट करना मुश्किल होता है। तो IT ETF लेना बेटर ऑप्शन रहेगा। और सेकंड में आपने जो बोला कि PSU बैंक, ऑब्वियसली यस नंबर्स अच्छे हैं। SBI के मुझे नंबर्स थोड़ा ठीक ठाक लगे, ओनली कि वो जो S बैंक का एक डील था उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा मैच हुआ है। बट अगेन जिस तरीके से NPS हो, जिस तरीके से उनके एसेट क्वालिटीज हो, वो बेटर परफॉर्म किए हैं और एक्चुअली प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे हिसाब से जो 1000 का मेरा एक ड्रीम टारगेट था वो उसके आसपास आके ही ये स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बट आप देखोगे बड़े बड़े ब्रोकरेजेस आज की तारीख में पोस्ट रिजल्ट्स इसके अपग्रेड्स आए हुए हैं, 1050 1080 तक उसका टारगेट्स मेंशन किए हैं मार्केट्स में। तो ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ही थोड़ा सा SBI बैंक अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है। बाकी आप देखोगे तो जो RBL बैंक में एक बड़ा डील हुआ है, जो NBD का जो डील हुआ है, आई थिंक दैट वुड बी ए वेरी वन यूनिक डील फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मगर मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सपोर्ट देगा इंडियन मार्केट्स के लिए। बट टाइम बीइंग अर्निंग्स की वजह से प्रॉफिट बुकिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टिल लुक्स गुड फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। SBI इज अगेन ए स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट। ऑटो में M&M वर्सेस पूरा ऑटो, क्योंकि एक तरफ M&M है जो अपनी चाल छोड़ नहीं रहा है और दूसरी तरफ है जो चलने को तैयार नहीं हो रहा है। सो यहाँ आप कैसे रीड कर रहे हो M&M वर्सेस पूरा ऑटो? देखो M&M में अभी एक चीज अभी भी है कि जिस तरीके से उसके मंथ ऑन मंथ सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, वो मिसिंग है मारुति में और इवन टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स का खुद के कुछ तकलीफें बहुत सारे हैं बिकॉज द बिजनेस इज ग्लोबली स्प्रेड अक्रॉस चाइना, यूरोप, अमेरिका एंड ऑल और इंडियन मार्केट्स में भी है। और जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ नंबर देखते हो तो हाईएस्ट सेल्स तो टाटा मोटर्स के हुए हैं। सेकंड आई थिंक आइशर मोटर्स, मारुति, M&M में मुझे लगता है कि जो मार्जिन इंप्रूवमेंट जो मार्केट्स को दिखाया उन्होंने, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर वे ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि सेल्स
के हिसाब से मार्जिन इंप्रूवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मिसिंग है अदर कंपनियों में। मारुति ने तो अच्छे सेल्स किए हैं, बट अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा मिस आउट किया मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो अगेन मारुति इज अंडर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। बट अगेन जीएसटी के नाम पे जो स्टॉक्स में ऑटो में ऑलरेडी चल चुके थे वो चल चुके हैं। अभी भी अगर टेक्निकल फैक्टर देखते हैं तो एमएनएम स्टिल लुक्स गुड। एक तरफ जो फैग स्टॉक्स थे, फैग यानी कि जिनका फैशन आता रहता है बीच बीच में, जैसे पिछले दिनों था डिफेंस या पावर पीएसयूज, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी स्पेस, अब सेमीकंडक्टर या डेटा सेंटर, कुछ ब्रोकरेज हाउस के शेयर जैसे कैपिटल मार्केट के शेयर थे बीच में, बीएससी, सीडीएसएल एंड ऑल, इंश्योरेंस के शेयर। तो ये जो बीच बीच में फैग आते रहते हैं, इनको लेकर कोई व्यू है क्या आपका? क्योंकि ये जितनी तेज़ी से आते हैं उससे तेज़ी से जाते भी हैं, और इसमें कई सालों के लिए आदमी फंस के बैठा रहता है। सो यहाँ क्या करें? देखो, जब भी एक इन्वेस्टर को थीम बेस्ड अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो सोचना नहीं चाहिए। आप अगर एनर्जी में डाल रहे हो, कैपिटल मार्केट्स में डाल रहे हो, तो 5 साल 10 साल का थीम सोच के ही डालना चाहिए। 5 महीने 6 महीने में कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज 5-6 महीने में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज बैक ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभी ने अगर कुछ बोल दिया, रिसेंटली आपने देखा सभी ने कुछ एएमसी बिजनेसेस पे कुछ रोक लाने की, पेपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग द एक्सपेंस रेशियो एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि ऐसे शॉर्ट टर्म इश्यूज हर एक सेक्टर में आते रहेंगे, तो वो एक इम्पैक्ट है। आने से पहले स्टॉक अच्छा चल जाते हैं, सेक्टर वाइज अच्छा परफॉर्म हो जाता है, बट सडनली एक छोटा न्यूज रेगुलेटर के नाम से अगर आ जाता है तो पूरा जो रैली था उससे डबल नीचे आ जाता है। मतलब 10% अगर सेक्टर भागा हुआ है बिकॉज ऑफ सम गुड न्यूज, 20% नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी इश्यूज। तो मुझे लगता है कि थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी सेक्टर में हो, स्टील हो, इंश्योरेंस हो, कैपिटल मार्केट्स हो या एआई हो, इट शुड बी अ 5-10 ईयर स्टोरीज। 5-10 मंथ्स के अंदर अगर कुछ ना कुछ थीम बेस्ड करना ही नहीं चाहिए। तो प्रशांत सर, हो क्या रहा है ना, 2 दिन के फॉल के अंदर ही लोगों का हौसला थोड़ा हिलने लग जाता है। तो कल में ही बहुत लोगों के सवाल आ गए कि एसआईपी रोक दें क्या, सिस्टम पे रुक जाएं क्या, अभी ना करें क्या, ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड हैं, गले गले तक माल ले लिया है, क्या करें? सो ऐसी सिचुएशंस को कैसे आप डील करोगे? देखो, डायरेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट्स, बाइंग बाय शेयर्स, और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन द मार्केट्स थ्रू एसआईपीज, दोनों फैक्टर अच्छा अलग ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मॉर्निंग ये देख रहा था, अप्रैल से अभी तक डीआईएस का इन्वेस्टमेंट, मतलब इनडायरेक्टली आप और मैं जो एसआईपीज या वन टाइम डाले हुए हैं, इंडियन मार्केट्स में 4,40,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टेड है। वो है, इसलिए मार्केट मुझे लगता है 25,000 26,000 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम लोग 20,000 के नीचे भी ट्रेड होते। तो इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग द मार्केट्स। यस, एसआईपी में आप देखोगे लास्ट 12 मंथ या 15 मंथ से रिटर्न ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू नेगेटिव दिख रहा है, तो लोगों का वो हौसला थोड़ा टूट रहा है। बट अगर जब एसआईपी चालू करने के टाइम पे आपने क्या सोचा था कि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, 3 से 5 साल तक मैं देखूंगा नहीं, तो ये जो थॉट प्रोसेस था, वो थॉट प्रोसेस 1 साल में अगर बदल दिया जाएगा, थोड़ा पैनिक मोड में आ जाओगे। SIP is not 1 year 2 year product. SIP is a 3 to 5 year as a minimum product. मैं तो सोचता हूँ कि SIP 5 साल 10 साल के हिसाब से सोचोगे तो आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। 12 से 13% के आसपास एवरेज रिटर्न अगर मार्केट्स ने दिया है तो आपका पैसा अच्छा खासा डबल के ज्यादा भी मुझे रिटर्न निकल सकता है अगर 10 साल का व्यू रखोगे। महीने भर के हिसाब से, मतलब साल भर के हिसाब से अगर SIP देखोगे, ऑब्वियसली यू विल फेस सम काइंड ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट जो आज की तारीख में आप देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो डबल करना चाहिए SIP। मार्केट्स खराब रहेगा अगर रिटर्न कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल 1% 2% रिटर्न है, तो जो 1 साल पहले आपको अपॉर्चुनिटी था वो भी आज भी वही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, शायद ये अपॉर्चुनिटी अगले साल आपको ना मिले। तो मेरे हिसाब से तो SIP ये लेवल पे डबल करना चाहिए और डोंट पैनिक ऑन दैट। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है प्रशांत सर, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने डिकेड बाजार में निकाल दिए हैं, बहुत साल ऐसे अप डाउन देख लिए होंगे। सो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे काम रहते हो? क्योंकि कभी कभी तो हालात ऐसे आ जाते हैं कि बाजार में पैर कांपना शुरू हो जाते हैं सिचुएशंस देख के। अच्छे से अच्छी कंपनी में, ऐसा नहीं कंपनियां खराब है, अच्छी से अच्छी कंपनियों में आपका पैर कांपना शुरू हो जाता है, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो सबसे ज़्यादा होता ही है। सो जहां आपके नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन वो शेयर आधा हो गया है, तो कन्विक्शन कैसे बना के रखते हो कि हाँ ये कन्विक्शन है, मैं रहूँगा इसके अंदर? वो तो सेक्टर पे डिपेंड है, स्टॉक्स पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एबीसी कंपनी देखते हो, जब भी ये स्टॉक 20% गिरता है, डिस्पाइट मार्केट खराब हो, ये कंपनी के अर्निंग्स खराब हो, कुछ भी खराब हो, जब भी ये 20% के आसपास गिरता है, तो मैं एज ए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मैं उसको एक बार एग्जिट मोड में आ जाता हूँ। मे इट बी शॉर्ट टर्म, मे इट बी लॉन्ग टर्म। मेरा एक स्ट्रेटेजी है, ये रूल है जो मैं लास्ट 10 से 15 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ,
ऑब्वियसली बहुत सारे चीजों में मैं सेव हो चुका हूँ, जहां पे आज के तारीख में कोई स्टॉक 40-50% किसी का गिरा हुआ है, तो अगर मैं वो स्टॉक में इन्वेस्टेड था तो 20% में डिसिप्लिन वे में उसको एग्जिट बटन दबा देता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सेवर स्ट्रेटेजी बना हुआ है। बट अगर अच्छी कंपनी है, अगर मार्केट की वजह से अगर ये स्टॉक गिर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर भारतीय एयरटेल गिरने का कारण मार्केट है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। भारतीय एयरटेल गिरने के कारण भारतीय एयरटेल का बिजनेस है या इसके अंदर कुछ तकलीफें आ रही हैं, कोई नो कंप्लेंट्स के इश्यूज हैं, कोई रेगुलेटरी इश्यूज हैं, तो वो मेरे लिए कंसर्न रहेगा। अगर मार्केट खराब है, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे भारतीय एयरटेल भी गिरा, रिलायंस भी गिरा, सब कुछ गिरे, तो मुझे उसमें कंसर्न था ही नहीं। मेरा पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट 50% हो चुका था। आई वॉज वरीड कि मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा नहीं है कि मुझे वो सेम कंपनीज को अकोमोडेट करने के लिए। आज की तारीख में भी देखता हूं कि लास्ट देखो मार्केट ने हाई बनाया था, मंथ हाई 22 ऑफ लास्ट मंथ, तो वो टाइम पे मेरे एसआईपीस कट रहे थे। मुझे लगता है कि यार मार्केट हाई के टाइम पे कटना नहीं चाहिए, मार्केट जब नीचे रहेगा तो कटना चाहिए, बिकॉज मेरा एनएवी बेटर रहेगा, मुझे एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलेंगे। सो एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मुझे लगता है कि मार्केट जितना खराब होगा, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मौके मिलेंगे। तो मतलब एक तरफ की सिचुएशन ऐसी रहती कि मैं आज 20% कटवा के नीचे ले लूँ, लेकिन ऐसा मल्टीपल टाइम होता है कि मैंने 20% कटवाया और वही बॉटम बना, वहीं से घूम गया। इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ? ऑब्वियसली देखो, मैं एक दो से मैं एग्जांपल देता हूँ कि LIC जो स्टॉक था वो IPO से नीचे 20 तक आया, तो मैंने उसको एग्जिट कर लिया। वो लेवल से फिर से वो भाग गया। आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट ऑन दैट। मैं ये रिग्रेट कर रहा हूँ कि जो स्टॉक्स मेरे 20 टके में कटे, आज वो स्टॉक 50 टके नीचे बैठे हुए हैं लॉस में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, तो मुझे ऐसे डिसिप्लिन वे में जाऊंगा तो शायद मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलने मुझेंगे। और एक दो स्टॉक्स में शायद वो क्या बोलते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल 3000 में डीमार्ट बेच दिया था, आज वो 4000 के आसपास चल रहा है। आई डोंट वांट टू रिग्रेट ऑन दैट। आई मेड प्रॉफिट, आई एग्जिटेड एट ए गुड लेवल। आज अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो देयर इज नो रिग्रेट ऑन दैट, बिकॉज उससे अच्छे कंपनी में मैं इन्वेस्टेड रहा हूँ। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी या डिसिप्लिन वे में ट्रेड करोगे तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो है प्रॉफिट में रहेगा और ईयर ऑन ईयर रहेगा। तो एक और चीज़ प्रशांत सर, एक हिस्सा होता है कि कहाँ पर खरीदारी करें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पर बिकवाली करें। आप बेचते कहाँ हो? क्योंकि जब तेज़ी आती है तब लगता है ये तेज़ी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और जब मंदी आती है तो कभी लगता है कभी तेज़ी आएगी ही नहीं। सो बेचना कहाँ है? दो दो तरीके हैं। फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बेचना कब है, वो एक उसके लिए एक इवेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम एक बड़ा पोर्टफोलियो बेचा था जब मैं घर लेने वाला था, तो दैट इज ए इवेंट व्हेन आई एम गोइंग टू सेल इट। वो प्रॉफिट और लॉस हो डजंट मैटर, बट वो मैं वहां पे बेचता हूँ। कब खरीदना चाहिए? ऑब्वियसली ये मार्केट जब खराब होते हैं, बिजनेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहां पे खरीदने का आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और वहां पे एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना चाहिए लेने के लिए। बट अगेन आई थिंक दीज आर वेरी साइक्लिकल, और एवरी इंडस्ट्री में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजी अलग होता है। देखो बेचना कब है ये एक रीजन है। अगर आप इंडस्ट्री में कोई बड़ा नेगेटिविटी अगर आने का अगर अजम्पशन ले रहे हो, या स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस एज मूड अहेड ऑफ इट्स अर्निंग्स, मतलब अर्निंग एक्सपेक्टेशंस है अगले साल के लिए, और आज स्टॉक ऑलरेडी 30 टका 40 टका भाग चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर 30-40 टका एक साल में भाग चुका है, उसका जो इम्पैक्ट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने वाला है, तो आज बुक कर सकते हो यार। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक 40 टका भाग चुका है तो वी विल वेट फॉर नेक्स्ट ईयर जो एक्चुअल उसको आना चाहिए। तो एनीथिंग अहेड ऑफ इट्स अर्निंग्स, अगर स्टॉक मार्केट में प्राइस भागता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अब इस सिचुएशन में कहां पर आप लॉन्ग हो और कहां से आप स्केप्टिकल हो? देखो एक तो मैं नेगेटिव हूँ मेटल्स में, थोड़ा सा मुझे मेटल्स ज्यादा समझ में आता नहीं है, तो जब भी मैं मेटल में अच्छा खासा रैली आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एडवाइस देता हूँ या खुद भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। लॉन्ग वहां पे हूँ, फॉर एग्जांपल बैंक्स में लास्ट 10-15 साल से बैंक्स पे बहुत ही पॉजिटिव हूँ, प्राइवेट हो या PSU हो। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, बैंकों में अच्छा खासा करेक्शन होता है, तो वहां पे मैं बुलिशनेस मोड में आ जाता हूँ। फार्मा अगेन बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज, फार्मा अगर कोई कोई स्टॉक 10 टका 12 टका 20 टका गिरता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है लेने के लिए। मैं थोड़े न्यू एज बिजनेसेस में थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, फॉर एग्जांपल जोमेटो हो, या अभी जो लिस्टिंग होने वाला है लेंसकार्ट हो, वहां पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव हूँ, बिकॉज वैल्यूएशन पीक पे है, अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे मैं नेगेटिव जाने की कोशिश करूंगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक में थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल बैंक्स और NBFC में पॉजिटिव हूँ। न्यू एज बिजनेस में क्यों नेगेटिव हो? दुनिया तो बहुत पॉजिटिव है उसको लेके। देखो आज के टाइम में देखो वैल्यूएशन इतने हाई हो चुके हैं, तो आई थिंक जस्टिफाइंग द ग्रोथ आगे जाके अगर कोई भी न्यू एज बिजनेस को जस्टिफाई करना है ग्रोथ के लिए और आज की वैल्यूएशन के लिए, मुझे वो लगता है कि बहुत टफ है। चलो खैर, प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर?
सो ओवरऑल जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए तो शायद कहीं ना कहीं कोई स्टॉक अपना क्लाइंट्स को भी पोर्टफोलियो में एडवाइस किया ही रहेगा। पर्सनल पोर्टफोलियो में जो आज स्टॉक डिस्कस किए वो कोई स्टॉक्स है नहीं है। आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।